25 अगस्त 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ के अंदर हम इसके अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगस्त 2026 में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप लोगों को 4 दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सेंट्रल बोर्ड की बात हुई है, आरबीआई की बात हो रही है और इसके डायरेक्टर्स के रूप में पूछा गया है, पार्ट टाइम है और नॉन ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ में सैयद अकबरुद्दीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बहुत प्रसिद्ध नाम है, जरूर ध्यान में रखिएगा इनके बारे में। सैयद अकबरुद्दीन, एनी जॉर्ज मैथ्यू और जन्मेजय कुमार सिन्हा, तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। सैयद अकबरुद्दीन, एनी जॉर्ज मैथ्यू और जन्मेजय कुमार सिन्हा, इनको आरबीआई के नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्ति दी गई है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे। हम करंट फैक्ट्स भी देखेंगे, स्टैटिक फैक्ट्स भी देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ भी इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम करंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो जो तीनों व्यक्ति की नियुक्ति की गई है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। स्टैटिक की बात करेंगे हम तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वह आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 8 के तहत गठित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड के अंदर एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इनके अलावा ये तो मेन हो गए, 5 का स्ट्रक्चर तो हो गया, गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैयद अकबरुद्दीन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं सैयद अकबरुद्दीन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन्होंने 2016 से 2020 तक यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। जब 2019 के अंदर धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर में, तब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भारत के पक्ष में यूएन में अपना इंडिया का पक्ष रखा, बहुत शानदार तरीके से रखा था उस समय। तो इनका कार्यकाल रहा है 2016 से 2020 में। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। और एग्जाम फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड की जनरल सुपरिटेंडेंसी और डायरेक्शन किसके पास में होती है। तो यह होती है केंद्रीय निदेशक मंडल के पास में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में होती है। आरबीआई की जो स्थापना है वह स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को होती है और एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। एक्ट का नाम है 1934 और स्थापना है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का ऑफिस है मुंबई में हेडक्वार्टर और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन होता है वह 1949 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कांदा एक्सप्रेस किस कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए शुरू किया गया है। तो कांदा एक्सप्रेस ये ऑनियन प्याज के लिए, प्याज को कांदा भी बोला जाता है। कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से नासिक महाराष्ट्र में नासिक से मेजर कंजप्शन सेंटर तक ऑनियन बफर स्टॉक भेजा जा रहे हैं। लासा लगाउन नासिक भारत के प्रमुख और देश के सबसे बड़े ऑनियन होलसेल मार्केट में से एक है, नाम ध्यान में रखिएगा, लासा लगाउन नासिक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कांदा एक्सप्रेस मुख्यतः किस राज्य के नासिक से ऑनियन ले जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांदा शब्द का अर्थ किस सब्जी से है। तो ये हो जाएगा, कांदा का मतलब प्याज से हो जाएगा। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, कांदा है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटनिकल नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा इसका बॉटनिकल या वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है एलियम सेपा। ये किस फैमिली का सदस्य है। तो यह ओनियन एमराली डेकी फैमिली का सदस्य है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से ऑपरेशन बनाने का लक्ष्य क्या रखा है। तो आंसर बनेगा 2035। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिएगा यहाँ पे BAS का पूरा नाम हो गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसको 5 मॉड्यूल वाला भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है।
5 मॉड्यूल वाला। पहला मॉड्यूल BAS-01 को 2028 तक लॉन्च करने का टारगेट है। BAS के लिए प्रमुख टेक्नोलॉजी में रेंडेजूएस एंड डॉकिंग, रोबोटिक इन ऑर्बिट, इन्फ्लुएंसिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल किस नाम से जाना जाएगा? तो BAS-01 के नाम से जाना जाएगा। भारत का जो मानव को ले जाने वाला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजने वाला जो प्रोग्राम है, उसका नाम है गगनयान। ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। गगनयान का उद्देश्य क्या हुआ? भारतीय एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAS-01 के डेवलपमेंट और लॉन्च के लिए अनुमानित लागत कितनी होगी? लागत का जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो 1763 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजरी नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो लूणी नदी की ट्रिब्यूटरी है, राजस्थान से संबंधित है ये। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जोजरी के किनारे 100 मीटर के भीतर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है। कितने मीटर के भीतर? 100 मीटर के भीतर। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, इसलिए चर्चा में है, तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जोजरी लूणी नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लूणी राजस्थान के वेस्टर्न रीजन की प्रमुख नदी है और रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का जो रण है गुजरात में, उसकी ओर बहती है। ये 100 मीटर वाला आंसर हो ही गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम किस क्षेत्र के पास में है? तो ये अजमेर के पास में पुष्कर घाटी, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाटी अरावली के पास में। तो लूणी का उद्गम पुष्कर वैली नियर अजमेर से होता है। लूणी को ऊपरी भाग में सागरमती नाम से भी जाना जाता है। तो यह कच्छ के रण की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगापुर के बायोलॉजिकल डाटा सेंटर प्रोटोटाइप में किसका उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा जीवित मानव न्यूरॉन्स। सिंगापुर का जो बायोलॉजिकल डाटा सेंटर प्रोटोटाइप है, सिंगापुर का बायोलॉजिकल डाटा सेंटर प्रोटोटाइप है, इसके अंदर जीवित मानव न्यूरॉन्स का उपयोग किया गया है दोस्तों। प्रोटोटाइप में लगभग 16 मिलियन लिविंग ह्यूमन न्यूरॉन्स का उपयोग किया गया है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इसमें 20 CL1 बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग यूनिट्स हैं। यह प्रोजेक्ट NUS मेडिसिन, डे1 और कॉर्टिकल लैब्स कोलैबोरेशन से जुड़ा है दोस्तों। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, सिंगापुर बायोलॉजिकल डाटा सेंटर में लगभग कितने लिविंग ह्यूमन न्यूरॉन्स हैं? तो न्यूरॉन्स की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ है दोस्तों, 16 मिलियन न्यूरॉन्स। दोस्तों ये सेशन यही समाप्त करते हैं। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।